नमस्कार दोस्तों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारा बातचीत का प्रमुख विषय चल रहा है मुगल काल, और मुगल काल में हम बादशाह अकबर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, हम बादशाह अकबर की राजनीतिक उपलब्धियां पढ़ रहे हैं कि अकबर ने किस किस प्रकार या कौन कौन से तरीकों से भारत की महत्वपूर्ण रियासतों पर अपना अधिकार जमाया और उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। तो ऐसे ही दोस्तों, राजपूताना में मेवाड़ रियासत और बादशाह अकबर के संबंधों के विषय में आज हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे। रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, सेकेंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी और एसएससी जीडी और रेलवे की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी आज की वीडियो क्लास को विशेष रूप से ध्यान देकर पढ़े। आइए दोस्तों, क्लास प्रारंभ करते हैं। आज का अपना अध्ययन का मुख्य बिंदु है अकबर, बादशाह अकबर और मेवाड़। बादशाह अकबर और मेवाड़ के संबंध, ये दोस्तों हम आज की वीडियो क्लास में पढ़ने जा रहे हैं भाई। अकबर और मेवाड़। मेवाड़ का मतलब तो जानते हो ना दोस्तों। मेवाड़ का प्राचीन नाम था मेदपाट, प्रागवाट, सिवी जनपद। यहां मेद जाति के लोग रहते थे। मेवाड़ में वर्तमान समय के वो जिले आते थे जो आज प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, कुंभलगढ़ है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए किस प्रकार से अकबर ने इन क्षेत्रों को अपने अधीन किया। अकबर और मेवाड़ के संबंध में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अकबर के समकालीन शासक कौन कौन थे भाई। कि अकबर के शासन काल के समय मेवाड़ के राजा कौन कौन थे भाई। मेवाड़ के 3 राजा थे अकबर के समकालीन। पहले राजा का नाम है महाराणा उदय सिंह। पहले शासक का क्या नाम था भाई? महाराणा उदय सिंह। और महाराणा उदय सिंह का शासन काल 1537 ईस्वी से लेकर 1572 ईस्वी तक रहा भाई। मेवाड़ के पहले शासक जो अकबर के समकालीन थे, या अकबर जिस समय बादशाह था वो उस समय मेवाड़ यानी चित्तौड़गढ़ के शासक थे या उदयपुर के शासक थे। तो उनमें से पहला नाम तो आता है उदय सिंह का। उदय सिंह का शासनकाल 1537 से 1572 ईस्वी तक रहा। ठीक है। दूसरे शासक के बारे में देखिए। दूसरे शासक थे महाराणा प्रताप। दूसरे शासक का क्या नाम था दोस्तों? महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप का शासनकाल रहा है 1572 ईस्वी से लेकर 1597 ईस्वी तक। ठीक है। यानी कि अकबर के साथ सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाले पूरे राजपूताना के जो राजा थे उनका नाम महाराणा प्रताप ही था। यानी अकबर को सबसे ज्यादा विद्रोह करने वाले शासक महाराणा प्रताप थे, या अकबर को सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाले मेवाड़ के जो या राजपूताना के जो शासक थे उनका नाम भी महाराणा प्रताप ही था। अकबर के खिलाफ जाने वाले राजपूताना के पहले राजा तो थे मारवाड़ के रावचंद्र सेन। जबकि अकबर का सबसे ज्यादा समय तक लगभग 25 वर्ष तक संघर्ष करने वाले शासक थे महाराणा प्रताप, जो मेवाड़ के शासक थे। एक थे दोस्तों महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी जिनका नाम था अमर सिंह सिसोदिया या महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह का शासनकाल था 1597 ईस्वी से लेकर 1620 ईस्वी तक। इस प्रकार अकबर मेवाड़ के इन 3 राजाओं के बराबर शासन करता था, या इन 3 राजाओं के समकालीन शासन करता था। अर्थात जब मेवाड़ के राजा महाराणा उदय सिंह थे तब भी मुगल बादशाह अकबर था। जब महाराणा प्रताप शासन बने तब भी मुगल बादशाह अकबर था। और जब वो महाराणा अमर सिंह ने कुछ वर्षों तक शासन किया तब भी भारत में मुगल बादशाह कौन थे भाई? अकबर। अब हम दोस्तों एक एक शासक के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले देखते हैं हम मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह के बारे में। देखिए दोस्तों, उदय सिंह
उदय सिंह। उदय सिंह मेवाड़ के शासक बने 1537 ईस्वी में और 1572 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। जिस समय अकबर ने आक्रमण किया मेवाड़ पर या महाराणा उदय सिंह पर, वो समय था भाई 1567 से 1568 ईस्वी के बीच। मुगल बादशाह अकबर ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया था 1567 से 1568 ईस्वी के बीच में। देखिए दोस्तों, कहानी इस प्रकार की है, जैसे मान लीजिए ये अपना राजस्थान है भाई, ये ठीक है दोस्तों, छोटा सा बना के समझा देता हूं आपको एक बार। ये अपना ऐसे मान लीजिए राजस्थान है। भारत में जैसे मान लीजिए यहां था आगरा। इस आगरा का शासक था भाई कौन? मुगल बादशाह अकबर। और राजपूताना में यहां रियासत है भाई मेवाड़। मेवाड़ यानी चित्तौड़गढ़। इस मेवाड़ का शासक था ये उदय सिंह। तो आगरा के शासक अकबर ने आक्रमण किया भाई कहां? इस मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया, मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए। क्यों? क्योंकि 1570 ईस्वी में अकबर ने जो नागौर दरबार का आयोजन किया था, उस नागौर दरबार में मेवाड़ के महाराणाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था कि हम मुगलों की अधीनता अपने जीते जी कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए अकबर ने उसी दिन इस बात का निश्चय कर लिया कि मैं मेरा विरोध करने वाली सभी रियासतों को मेरे अधीन करके ही रहूंगा। और इसी अपने अटूट विश्वास के साथ अकबर एक विशाल सेना लेकर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पे आ गया भाई, या मेवाड़ के ऊपर आ गया। आपको बता दूं, जब 1567-68 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, उस समय दोस्तों उदय सिंह तो भाग गए मेवाड़ से, और ये भागकर यहां से गिरवा की पहाड़ियों में चले गए भाई। गिरवा की पहाड़ियां वर्तमान समय में राजस्थान के उदयपुर जिले में है भाई। कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में। अर्थात जब अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया या चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया, तब उदय सिंह तो इस चित्तौड़गढ़ को छोड़कर यहां से भाग गए और गिरवा की पहाड़ियों में चले गए। अकबर के आक्रमण करने के बाद जब उदय सिंह मेवाड़ या चित्तौड़ छोड़कर भाग गए, तो पीछे अकबर की सेना के विरुद्ध लड़ने वाले मेवाड़ के जो शासक थे, उनमें से एक का तो नाम था भाई जयमल। एक का तो क्या नाम था? जयमल। और एक का नाम था फत्ता। एक का तो नाम था जयमल और एक का क्या नाम था भाई? फत्ता। ये फत्ता तो था सिसोदिया यानी गुहिल राजवंश से जुड़ा हुआ था, और ये जयमल था राठौड़, जो उदय सिंह के महान सेनापति थे या प्रधान सेनापति थे। तो इन दोनों ने दोस्तों युद्ध किया भाई अकबर की सेना के साथ। किसकी सेना के साथ युद्ध किया? अकबर की सेना के साथ। ऐसा बताया जाता है कि इस युद्ध में अकबर जीत जाता है, यानी अकबर 1568 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ को जीत लेता है या मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लेता है। अकबर की यहां जीत हो जाती है। लेकिन अकबर के ऊपर दोस्तों यहां एक कलंक है। अकबर के ऊपर क्या है भाई? एक कलंक। और कलंक क्या है? कलंक यह है कि इसने 30,000 आम जनता का कत्ल कर दिया था भाई, या 30,000 आम लोगों को इसने मौत के घाट उतार दिया था। तो यह अकबर के ऊपर एक पूरे इतिहास में एक कलंक है, या यह अकबर के लिए कलंकित घटना साबित हुई। इस युद्ध में अकबर जीत गया। अकबर ने यहां 30,000 आम लोगों को मौत के घाट उतार दिया, 30,000 लोगों का इसने कत्ल कर दिया। इसलिए अकबर की इस प्रतिक्रिया को उसके ऊपर इतिहास में कलंक बताया गया। अकबर की सेना के खिलाफ लड़ने वाले दो बहादुर सैनिक थे। एक का तो नाम था जयमल राठौड़, एक का नाम था फत्ता सिसोदिया। ये दोनों दोस्तों बड़े बहादुरी पूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर की सेना के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इन्होंने मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दे दिया दोस्तों। इस समय अकबर के ये ख्याल आया कि काश जयमल और फत्ता जैसे वीर बहादुर सैनिक मेरे पास में होते तो मैं पूरी दुनिया पे राज करता। ठीक है दोस्तों, तो यहां क्या हुआ? अकबर के पास में दोस्तों उस टाइम पे एक बंदूक थी भाई, उसका नाम था संग्राम। सवाल पूछा जा सकता है, बहुत गजब का सवाल है कि अकबर ने जब 1568 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया, तो उसकी उस बंदूक का नाम बताइए जिससे जयमल घायल हुआ था भाई।
उस बंदूक का नाम था संग्राम। क्या नाम था दोस्तों? संग्राम। तो अकबर ने अपनी इस संग्राम बंदूक से जयमल को घायल कर दिया भाई। जयमल को क्या कर दिया? घायल। अब दोस्तों जयमल युद्ध नहीं कर सकता, तो यहां जयमल का एक भतीजा भी था भाई, उसका नाम था कल्ला राठौड़। इस भतीजे का क्या नाम था? कल्ला राठौड़। और ये जो कल्ला राठौड़ था ना, इसे इतिहास में चार हाथों वाला देवता कहते हैं भाई। इतिहास में चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? कल्ला राठौड़ को कहा जाता है। कल्ला राठौड़ के ताऊ थे जयमल। जब अकबर ने जयमल को घायल कर दिया, तो इस कल्ला राठौड़ ने क्या किया? अपने ताऊ जयमल को अपने कंधों पर बिठा लिया, और कंधों पे बिठा के दो हाथों से तो युद्ध कर रहे थे खुद कल्ला राठौड़, और ऊपर दो हाथ चल रहे थे इनके ताऊ जयमल राठौड़ के। इसलिए इतिहास में कल्ला राठौड़ को चार हाथों वाले लोक देवता के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार कल्ला राठौड़ को चार हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। तो चित्तौड़गढ़ के इस साके में, यह चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हो गया था भाई। यहां 1568 ईस्वी में तीसरा साका किस प्रकार हुआ भाई? तीसरा साका ऐसे हुआ कि इसमें जयमल और ये जो फत्ता थे ना, इन्होंने तो केसरिया की भूमिका निभाई भाई। किसकी भूमिका निभाई? केसरिया की भूमिका। केसरिया तो जानते हो ना, जब वीर बहादुर पुरुष युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते मातृभूमि को शहीद हो जाते हैं, या अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, या वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो उस घटना को कहा जाता है केसरिया करना। यहां युद्ध लड़ने वाला वीर पुरुष केसरिया रंग की पगड़ी धारण करके युद्ध करता है भाई। और केसरिया के साथ साथ ही यहां हो जाता है एक जौहर भी। केसरिया के साथ साथ ही दोस्तों क्या हो जाता है? जौहर। जौहर क्या होता है? जब महिलाएं शत्रु सेना से अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देती है, तो उसे जौहर कहा जाता है। ज्यादातर जो जौहर होते थे वो अग्नि जौहर होते थे। महिलाएं एक बड़े पंडाल में आग जला लिया करती थी और उसके अंदर जिंदा कूद जाती थी, या अपने प्राणों को उस अग्नि को समर्पित कर देती थी, जिसे इतिहास में जौहर कहा गया। तो यहां चित्तौड़गढ़ में तीसरा साका हुआ था भाई, जहां केसरिया हो जाए और जहां जौहर हो जाए। केसरिया और जौहर दोनों की यदि घटना हो जाए तो उसे साका कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? साका कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ पे तीन साके हुए थे भाई। चित्तौड़गढ़ का पहला साका हुआ था 1303 ईस्वी में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया था। इस समय रानी पद्मिनी ने तो अग्नि जौहर किया था, और इनके पति रतन सिंह चुंडावत या रतन सिंह सिसोदिया, रतन सिंह चुंडावत नहीं थे, ये रतन सिंह सिसोदिया थे। तो रतन सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में केसरिया किया गया था। तब हुआ पहला साका। चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ था 1534 ईस्वी में। कब हुआ था भाई? 1534 ईस्वी में, जब गुजरात के बहादुर शाह ने यहां आक्रमण किया था भाई। कहां भाई? इस चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया था। तब कर्मावती के नेतृत्व में तो क्या किया गया था? अग्नि जौहर। और यहां प्रतापगढ़ के रावत थे जोध सिंह या बाघ सिंह, उस बाघ सिंह के नेतृत्व में यहां केसरिया किया गया। तो 1534 ईस्वी में यहां दूसरा साका हुआ, और अकबर के समय 1568 ईस्वी में यहां तीसरा साका हुआ। इस तीसरे साके के दौरान जयमल और फत्ता ने तो केसरिया की भूमिका निभाई, या केसरिया करने का नेतृत्व किया। और इनकी रानियां थी भाई, एक का तो नाम था फूल कंवर और एक का नाम था गुलाब कंवर। तो गुलाब कंवर और फूल कंवर के नेतृत्व में यहां जौहर किया गया, इसलिए यहां दोनों घटनाएं हुई। यहां जो जौहर हुआ वह अग्नि जौहर माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इसे चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका नाम दिया गया। अपने राजस्थान में जल जौहर एक ही जगह का प्रसिद्ध हुआ है भाई। अब तक रणथंभौर में जल जौहर हुआ है। जब 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया, तब हमीर देव चौहान के नेतृत्व में तो केसरिया किया गया, और उसकी रानी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर किया गया। तब दोस्तों रंग देवी ने जल जौहर किया था। तो राजस्थान का एकमात्र जल जौहर वाला साका कौन सा था? रणथंभौर का साका था 1301 ईस्वी में।
इसे राजस्थान का प्रथम साका भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे की कहानी देखिए आप। अब यहां दोस्तों क्या होता है, ये तो बात थी उदय सिंह की। अब हम कहानी पढ़ेंगे महाराणा प्रताप की। अब कहानी किसकी पढ़ेंगे भाई, महाराणा प्रताप की कहानी पढ़ेंगे। कि एक तो उदय सिंह के समय प्रतिरोध देखने को मिला अपने को, अकबर के संबंध इस प्रकार के रहे मेवाड़ में, तो उदय सिंह के साथ तो ऐसे रहे। महाराणा प्रताप के साथ देखिए दोस्तों आप, महाराणा प्रताप की मैं कहानी बता दूं आपको। महाराणा प्रताप 1572 ईस्वी में राजा बनते हैं मेवाड़ के, और 1597 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखना, महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ के शासक नहीं थे भाई, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के ऊपर तो महाराणा ये उस बादशाह अकबर ने पहले ही अधिकार कर लिया था। तो महाराणा प्रताप का तो यहां जन्म ही नहीं हुआ चित्तौड़गढ़ में। महाराणा प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था भाई अमरकोट। अमरकोट जो कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। अमरकोट के महल में हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म, जो कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी। 9 मई 1540 ईस्वी में। तो यदि आपसे पूछ ले जाए महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, 9 मई 1540 ईस्वी को। यदि आपसे पूछ ले जाए महाराणा प्रताप की मृत्यु या महाराणा प्रताप का देहांत कब हुआ भाई, महाराणा प्रताप का देहांत हुआ था 19 जनवरी 1597 ईस्वी। 19 जनवरी 1597 ईस्वी। और महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी भाई चावंड स्थान पर। कौन से स्थान पर हुई थी, चावंड स्थान पर हुई थी। लेकिन इनका जो स्मारक है वह बांडोली स्थान पर बना हुआ है भाई। कहां पर बना हुआ है, बांडोली स्थान पर, जहां पर महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है भाई, 8 खंभों की छतरी। कहां, बांडोली स्थान पर। तो पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप का जन्म तो कहां हुआ, अमरकोट कुंभलगढ़ राजसमंद 9 मई 1540 ईस्वी को। महाराणा प्रताप का देहांत कब हुआ, 19 जनवरी 1597 ईस्वी को, चावंडी स्थान पर। और महाराणा प्रताप का स्मारक कहां बना हुआ है, इनकी छतरी कहां बनी हुई है, बांडोली स्थान पर। यहां 8 खंभों की महाराणा प्रताप की छतरी है। पूछ ले जाए महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका। क्या नाम था भाई, कीका। यदि आपसे पूछ ले जाए महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ भाई, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहली बार राज्याभिषेक हुआ था इनका 28 फरवरी के दिन, 28 फरवरी 1572 ईस्वी में, जब इनके पिता का देहांत हो गया था। ठीक है, तो 18 फरवरी 1572 ईस्वी को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था भाई दोस्तों। कहां पर हुआ था, गोगुंदा में। और इनका विधिवत राज्याभिषेक, इनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। फिर कहां पर हुआ था भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग में। यदि आपसे पूछ ले जाए कि महाराणा प्रताप ने अपना विधिवत राज्याभिषेक कहां करवाया था, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद के अंदर। महाराणा प्रताप का पहली बार राज्याभिषेक कब हुआ, 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में हुआ था। दोस्तों राज्याभिषेक की कहानी थोड़ी इस प्रकार है। महाराणा प्रताप के पिता का नाम था उदय सिंह। महाराणा प्रताप के पिता का क्या नाम था भाई, उदय सिंह। और महाराणा प्रताप की माता का नाम था जयवंता बाई। महाराणा प्रताप की माता क्या नाम था, जयवंता बाई सोनगरा, जो अखेराज सोनगरा की बेटी थी भाई। तो यहां महाराणा प्रताप के पिता का नाम तो था उदय सिंह, माता का नाम था जयवंता बाई। इस उदय सिंह के अनेक रानियां थी भाई। इसके एक धीरबाई बठियाणी भी थी और एक छाजबाई भी इसकी एक मुख्य रानी थी। छाजबाई रानी के बेटे का नाम था शक्ति सिंह, और जो धीरबाई बठियाणी थी ना, उसके बेटे का नाम था भाई जगमाल। क्या नाम था, जगमाल। तो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने क्या किया, धीरबाई बठियाणी के कहने पर बड़े बेटे प्रताप को राजा न बनाकर उससे छोटी उम्र के बेटे यानी कि जगमाल को राजा बना दिया। ये बात मेवाड़ के सरदारों को पसंद नहीं आई। उन्होंने जगमाल को राजा के रूप में स्वीकार किया नहीं, और इन्होंने जल्द ही किसको राजा बना दिया भाई, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक करवा दिया। कब भाई, 28 फरवरी 1572 ईस्वी को। इस प्रकार महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था भाई। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। आगे की कहानी देखिए। अब दोस्तों महाराणा प्रताप के शासनकाल में अकबर ने आक्रमण कब किया भाई, यहां अकबर ने आक्रमण किया था दोस्तों हल्दीघाटी के युद्ध में। अकबर ने जो मुख्य रूप से आक्रमण किया था उसका क्या नाम था भाई, हल्दीघाटी था। हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, या तो आप 18 लिख दीजिए या फिर 21 लिख दीजिए। जून का महीना था,
साल थी 1576 ईस्वी। 18 जून या 21 जून 1576 ईस्वी। 18 जून गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार राइट आंसर माना जाता है। वैसे एग्जाम में दोनों ही सही आंसर है, चाहे 18 जून कर दो आप, चाहे 21 जून कर दो, दोनों ही मान्य है। ज्यादातर एग्जाम के अंदर 18 जून ही ऑप्शन में आता है। तो हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को राजसमंद जिले में हुआ था। राजसमंद जिले में हल्दी के रंग की मिट्टी होने के कारण इस घाटी क्षेत्र को या इस युद्ध के मैदान को हल्दी घाटी युद्ध का नाम दिया गया। दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक सामान्य सी बात बता देता हूं। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 दूत भेजे थे भाई। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने कितने दूत भेजे थे? 4 दूत भेजे थे। और 4 दूत इस प्रकार से थे, इनको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, जमभट्ट। किस तरीके से याद कर सकते हो भाई? जमभट्ट। यानी जो 4 व्यक्ति भेजे थे, जो 4 शांति दूत भेजे थे, या जो 4 शिष्टमंडल भेजे थे ना, उन चारों के नाम का पहला अक्षर से ट्रिक बनती है एक जमभट्ट। जमभट्ट का मतलब होता है दोस्तों जलाल खान, जय फॉर जलाल खान या जलालुद्दीन कोरची। एम फॉर मानसिंह, मानसिंह कछुआ है आमेर के। भय फॉर भगवान दास, ये भी आमेर के ही थे। और टैप फॉर टोडरमल, ये अकबर का अर्थशास्त्री था। तो जलाल खान का जय, मान सिंह का एम, भगवान दास का भय और टोडरमल का टय। इस प्रकार जमभट्ट नाम के 4 दूत भेजे थे अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कि भाई आप जाओ, महाराणा प्रताप को मनाओ कि कैसे भी वह मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। आप उसको प्यार प्रेम से समझा दो, नहीं तो मैं फिर चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण करूंगा या मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करूंगा। तो भाई साहब, महाराणा प्रताप का तो एक ही जवाब था इन चारों को देने के लिए कि अकबर एक तुर्क है और मैं तुर्क की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। क्या कहा महाराणा प्रताप ने? कि अकबर एक तुर्क है और मैं जीते जी तुर्क की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। मतलब ये चारों के चारों फेल हो गए भाई। अकबर के द्वारा भेजे गए ये चारों शिष्टमंडल महाराणा प्रताप के सामने फेल हो गए। यहां से एक और सवाल पूछा जा सकता है कि इन चारों दूतों को अकबर ने भेजा कब था भाई? पहले को भेजा था 1572 ईस्वी में। पहले को तो कब भेजा था? 1572 ईस्वी में। और जो नीचे वाले तीनों थे ना, इनको एक ही वर्ष में भेज दिया, 1573 ईस्वी में। जलाल खान महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 1572 ईस्वी में आया था। मानसिंह, भगवनदास और टोडरमल, ये तीनों महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 1573 ईस्वी में आए थे। जब महाराणा प्रताप नहीं समझे या अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की या अकबर की बात नहीं मानी, तो अकबर ने ठान ली भाई कि मैं मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करके रहूंगा और महाराणा प्रताप को मेरी अधीनता स्वीकार करवा के ही रहूंगा। तो महाराणा प्रताप ने भी जवाब दे दिया अकबर को कि तेरे में बादशाह अकबर जितना दम है ना उतना लगा ले, मैं मर मिट जाऊंगा, मातृभूमि को समर्पित हो जाऊंगा या बलिदान हो जाऊंगा, लेकिन इस जन्म में तो मैं एक तुर्क की अधीनता तो कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। यही फाइनल जवाब थे भाई किसके? महाराणा प्रताप के। तो अकबर आ गया भाई साहब मेगनीज दुर्ग में। अकबर कहां पर आ गया? मेगनीज दुर्ग में। मेगनीज दुर्ग अजमेर में है। मेगनीज दुर्ग कहां पर है भाई? अजमेर में। यह अकबर के द्वारा निर्मित था। राजस्थान का एकमात्र मुस्लिम पद्धति में निर्मित दुर्ग मेगनीज दुर्ग, जिसे अकबर का किला कहा जाता है, अकबर ने बनवाया था, इसीलिए तो इसे अकबर का किला कहा जाता है। 1857 की क्रांति के समय मेगनीज दुर्ग अंग्रेजों का शस्त्रागार था भाई। यहां अंग्रेज घोड़ा, बारूद, बंदूक, हथियार, तोपें सब कुछ रखा करते थे। ठीक है, तो 2 सवाल जरूर ध्यान रखना कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा दुर्ग है जो पूर्णतः मुस्लिम पद्धति में बना हुआ है? मेगनीज दुर्ग, जो अजमेर में है। अकबर का दौलत खाना किसे कहते हैं? मेगनीज दुर्ग को ही कहते हैं। अकबर का किला कौन से दुर्ग को कहते हैं? मेगनीज दुर्ग को ही कहते हैं। इस मेगनीज दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? खुद बादशाह अकबर ने करवाया था। फाइनल क्वेश्चन, महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए, जिंदा पकड़ने के लिए अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध की योजना कौन से दुर्ग में बनाई थी भाई? मेगनीज दुर्ग में। बहुत ही गजब का सवाल। हल्दीघाटी युद्ध की योजना कौन से दुर्ग में बनाई गई थी भाई? मेगनीज दुर्ग में। मेगनीज दुर्ग में बनाई गई योजना के अनुसार अकबर ने अपने सेनापति इस प्रकार बनाए भाई। ध्यान रखना, युद्ध हुआ था 18 या 21 जून 1576 ईस्वी को हल्दीघाटी युद्ध के मैदान राजसमंद में। अकबर ने भेजा भाई मानसिंह को। मानसिंह कछुआ है।
इस बेचारे को पहली बार सेनापति बनाया गया था भाई। मानसिंह कछवाहा को हल्दीघाटी युद्ध के मैदान में पहली बार सेनापति बना के भेजा गया। मानसिंह का साथ देने के लिए अकबर ने दूसरा सेनापति नियुक्त किया भाई, पठान सेनापति आसफ खान। मुस्लिम सेनापति किसे नियुक्त किया गया? आसफ खान। और एक और राजपूत को नियुक्त किया भाई सेनापति के तौर पर ही, उसका नाम था जगन्नाथ कछवाहा। क्या नाम था भाई? जगन्नाथ कछवाहा। कछवाहा आमेर के शासक थे भाई, जयपुर, आमेर या अंबिकापुर के शासक थे। तो जो जगन्नाथ कछवाहा था ना, इसने हल्दीघाटी युद्ध के मैदान में अकबर की अग्रिम सेना का नेतृत्व किया। जो अग्रिम सेना होती है ना, उसे हरावल कहा जाता है भाई। सेना का जो आगे आगे की जो टुकड़ी होती है, जो सबसे पहले शत्रु सेना से भिड़ती है या शत्रु सेना के साथ युद्ध करती है, उसे हरावल कहा जाता है। सेना के सबसे आगे के भाग को तो किस नाम से जाना जाता है? हरावल के नाम से। और सेना के सबसे पीछे के भाग को क्या कहा जाता है भाई? चंदावल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? चंदावल। तो अकबर का प्रधान सेनापति था कौन था? मानसिंह। मुगल सेनापति कौन था? आसफ खान। और अकबर की हल्दीघाटी के युद्ध में हरावल सेना का नेतृत्व किसने किया था भाई? जगन्नाथ कछवाहा। ये लो, अकबर के विरोधी कौन कौन थे भाई? इधर महाराणा प्रताप की तरफ से खुद महाराणा प्रताप युद्ध में जंगी योद्धा थे भाई। महाराणा प्रताप इस युद्ध के सुपर हीरो थे। ये सबसे पहले मतलब मुगलों को मात देने वाले शासक यही थे। महाराणा प्रताप के सहयोगी थे, देखो, भील सेना का नेतृत्व किया था पूंजा भील ने। किसने किया था भाई? पूंजा भील ने। महाराणा प्रताप का एक मुसलमान सेनापति भी था, या एक पठान सेनापति भी था, जिसका नाम था हकीम का सूर। हकीम का सूर बड़ा ही बहादुर योद्धा था, जिसने महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध लड़ा था अकबर के खिलाफ हल्दीघाटी युद्ध के मैदान में। एक महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहे थे भाई झाला बीदा। झाला बीदा जिसे मानसिंह भी कहा जाता है। आप झाला बीदा कह दीजिए चाहे मानसिंह कह दीजिए, ठीक है। और एक था इसके अंदर ताराचंद, ताराचंद, और एक थे भाई भामाशाह है। इसके अलावा और भी दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कुछ और भी ज्यादा सहयोगी थे इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले या मुगलों के खिलाफ युद्ध करने वाले। इस युद्ध में दोस्तों हुआ क्या? इस युद्ध में ऐसा बताया जाता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। दो सवाल जरूर ध्यान रखना, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। और आपसे पूछ लिया जाए महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद। बहुत ही अच्छा सवाल है, रीट 2018 में यह सवाल पूछा जा चुका है कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद। और महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। दोनों के बारे में एक एक सवाल और बता देता हूं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। महाराणा प्रताप के इस राम प्रसाद हाथी को हल्दीघाटी युद्ध के बाद में अकबर ने पकड़ लिया था। तो अकबर ने इस हाथी को पकड़ने के बाद इसका नाम क्या कर दिया था? यह सवाल भी रीट 2018 में पूछा गया। इसका नाम बदलकर कर दिया गया था भाई पीर प्रसाद। क्या कर दिया गया था? पीर प्रसाद। अकबर ने महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद को पकड़कर उसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया गया। इस युद्ध के मैदान के दौरान मुख्य रूप से नेतृत्व किया था महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ। इस युद्ध में चेतक घायल हो जाता है भाई। जब चेतक घायल हो जाता है तो महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान से बाहर निकाल लिया जाता है। महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान से बाहर निकाल लिया जाता है। यहां चेतक घायल हो जाता है तो आगे चलकर दोस्तों चेतक का स्मारक कहां बनाया जाता है? यह सवाल भी पूछा जाता है। चेतक का स्मारक है बलीचा गांव में। कौन से गांव में है भाई? बलीचा गांव में। और बलीचा गांव वर्तमान समय में राजसमंद जिले में है। कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में। तो चेतक का स्मारक बलीचा गांव में है या इसकी छतरी बलीचा गांव में है। चेतक महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था, इसीलिए महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी कहा जाता है, नीला घोड़ारा अस्वार कहा जाता है, ठीक है। जब चेतक घायल हो जाता तो महाराणा प्रताप को हल्दीघाटी युद्ध के मैदान से बाहर निकाल लिया जाता है। फिर महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को जो प्राप्त हुए थे मुगलों की सेना के खिलाफ, उस व्यक्ति का नाम था झाला बीदा या झाला मानसिंह, ठीक है दोस्तों। ये जो ताराचंद और भामाशाह थे ना, इन्होंने महाराणा प्रताप की आर्थिक मदद की थी भाई। बहुत ही गजब का सवाल आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि महाराणा प्रताप की आर्थिक मदद करने वाले शासक कौन थे? ताराचंद और भामाशाह। इन्होंने महाराणा प्रताप की सबसे ज्यादा आर्थिक मदद की थी हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात।
और इनके द्वारा दी गई मदद के बाद में ही महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का पुनर्गठन किया था और मुगलों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा था भाई। ठीक है दोस्तों, ये जाला विदा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि एक बार तो पासा पलट गया था, यानी महाराणा प्रताप की जो सेना थी ना वो मुगलों के ऊपर भारी पड़ गई थी भाई। मुगल डर रहे थे, डर कर भाग रहे थे, सेना या युद्ध का मैदान छोड़कर भाग रहे थे। तब दोस्तों मुगलों ने एक आदमी था, उसका नाम था मेहतर खान। उस आदमी का क्या नाम था भाई? मेहतर खान। इस मेहतर खान ने एक झूठी अफवाह फैलाई कि अकबर आ गया, बादशाह अकबर आ गया। तो सैनिकों में दोस्तों अकबर की आवाज सुनते ही या अकबर की बात सुनते ही उनके अंदर जोश आ गया और उन्होंने बड़ी बहादुरी और वीरता पूर्वक दोस्तों इस मेवाड़ की सेना का मुकाबला किया और दोनों सेनाएं बराबर रही। ऐसा बताया जाता है कि युद्ध के मैदान में भौतिक जीत अकबर की हुई थी भाई। भौतिक जीत किसकी हुई थी? अकबर की। लेकिन नैतिक जीत किसकी बताई जाती है? महाराणा प्रताप की बताई जाती है। कई इतिहासकारों ने इनके अलग अलग नाम दिए हैं भाई। जैसे आपको मैं बता दूं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा इन्होंने तो कहा कि हल्दीघाटी का युद्ध एक अनिर्णायक युद्ध है। भाई अनिर्णायक युद्ध कैसे है? उनके हिसाब से सही बात है भाई, क्योंकि न तो अकबर इस युद्ध के मैदान में जीत सका, और यदि कई इतिहासकार ऐसे कहते हैं कि अकबर इस युद्ध में जीत गया था, तो भाई महाराणा प्रताप कहां है? महाराणा प्रताप को पकड़ा कहां उसने? यदि वो महाराणा प्रताप को या तो पकड़ लेते, जिंदा पकड़ लेते, या उनको युद्ध के मैदान के अंदर मार देते, या फिर महाराणा प्रताप उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते, या फिर हल्दीघाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप या मेवाड़ की तरफ से अकबर का संघर्ष समाप्त हो जाता, तब तो हम ये मान लेते भाई अकबर जीत गया। लेकिन इनमें से एक भी बात सत्य नहीं है। न तो महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़ा गया, न महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान के अंदर मारा गया, न ही महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार की, और न ही महाराणा प्रताप ने अकबर के खिलाफ अपने संघर्ष को विराम दिया। यानी उसने अपना संघर्ष जारी रखा और अंत में अकबर को झुकने के लिए मजबूर किया। इसलिए गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने हल्दीघाटी के युद्ध को एक अनिर्णायक युद्ध कहा है। जो कर्नल जेम्स टोड है ना, अपने आधुनिक राजस्थान के इतिहासकार, उन्होंने हल्दीघाटी के युद्ध के बारे में कहा है कि यह थर्मोपल्ली है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसे नाम दिया है भाई? उन्होंने नाम दिया है हल्दीघाटी के युद्ध को। थर्मोपल्ली तो जानते हो क्या दोस्तों आप? थर्मोपल्ली एक युद्ध का मैदान था या एक बहादुरी पूर्वक युद्ध लड़ा गया था, जिसमें इसी हल्दीघाटी के समान तुलनात्मक दृश्य देखने को मिलता है। इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में हल्दीघाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली नाम दिया है। जो अबुल फजल थे ना दोस्तों, अबुल फजल जिन्होंने आईने अकबरी लिखी थी, उस अबुल फजल ने कहा है इस युद्ध के बारे में, इसे खमनोर का युद्ध नाम दिया है। अबुल फजल ने क्या नाम दिया है? खमनोर का युद्ध। और जो बदायूनी था ना दोस्तों, इतिहासकार बदायूनी, वो बदायूनी तो खुद इस हल्दीघाटी के युद्ध में था भाई। उसने इस हल्दीघाटी के युद्ध का आंखों देखा हाल देखा था बदायूनी ने। और बदायूनी मुगल सेना की तरफ से युद्ध कर रहा था या अकबर की तरफ से युद्ध कर रहा था। तो बदायूनी ने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध नाम दिया है। दोबारा देख लीजिए, हल्दीघाटी युद्ध को दिए गए उपनाम। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसे अनिर्णायक युद्ध कहा, अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा, बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा, कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली नाम दिया। कई इतिहासकार इसे हाथियों का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे हाथियों ने भाग लिया था भाई, या हिस्सा लिया था। जैसे राम प्रसाद, हवाई, मर्दाना, लूणा, पूना, मर्दाना, इसके अलावा सुल्ताना आदि अनेक हाथियों ने इस युद्ध में भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार महाराणा प्रताप के समय अकबर ने ये आक्रमण किया और अकबर इस हल्दीघाटी के युद्ध में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। अब आगे जाके क्या होता दोस्तों? आगे जाके ये होता कि 1576 ईस्वी के बाद में 1577, 78 और 1579, इन 3 वर्ष के दौरान अकबर फिर से मेवाड़ पे आक्रमण करता है। अपना एक सेनापति बना के भेजता है भाई, उसका नाम था शाहबाज खान। क्या नाम था भाई? शाहबाज खान। तो शाहबाज खान को सेना देकर मेवाड़ में फिर से भेजी। उन्होंने दोस्तों 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर अधिकार तो कर लिया। शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर अधिकार तो कर लिया, लेकिन वो महाराणा प्रताप को नहीं जीत पाए या महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाए। इस समय ऐसा बताया जाता है जब अकबर ने अपना कुंभलगढ़ अभियान शुरू किया था 1577, 78 और 79 ईस्वी में, यानी 3 बार आक्रमण किया था उसने।
उस समय महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व मान सिंह सोनगरा ने किया था। किसने किया था? मान सिंह सोनगरा नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। आगे चलकर दोस्तों 1580 ईस्वी में अकबर ने फिर मेवाड़ पर सेना भेजी भाई, और इस समय मुगलों की सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था अब्दुल रहीम खान खाना, जो बैरम खान का बेटा था। जब अब्दुल रहीम खान खाना भी सफल नहीं हो सका, वह भी असफल रहा, वो भी महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ सका। तो दोस्तों 1582 ईस्वी में हुआ फिर दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ भाई? दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध बड़ा ही गजब का युद्ध हुआ था दोस्तों। मैं आपको बता दूं, दिवेर राजसमंद में ही है भाई। इस दिवेर के युद्ध में क्या हुआ था? दिवेर के युद्ध का नेतृत्व किया था महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह सिसोदिया ने, और मुगलों की तरफ से सेना लेकर आए थे सुल्तान खान, जो अकबर के रिश्ते में चाचा लगता था। ऐसा बताया जाता है अमर सिंह सिसोदिया ने उस सुल्तान खान को युद्ध में बुरी तरह से मात दी थी भाई, उसे बुरी तरह से पराजित किया था। सुल्तान खान को अमर सिंह सिसोदिया ने जिंदा मार दिया था युद्ध के मैदान में। ऐसा बताया जाता है कि अमर सिंह सिसोदिया ने सुल्तान खान के आर पार अपना भाला का पार कर दिया था भाई। पूछा जा सकता है कि मेवाड़ का वह शासक कौन था, या वह राजा कौन था जिसने सुल्तान खान के भाला आर पार कर दिया था? उसका नाम था अमर सिंह सिसोदिया, जो महाराणा प्रताप के बेटे थे। इस युद्ध में दोस्तों महाराणा प्रताप जीत गए और उन्होंने मुगलों को पराजित कर दिया। तो यहां कर्नल जेम्स टोड ने इस दिवेर के युद्ध को, जो 1582 ईस्वी में हुआ, इसे मेवाड़ का मैराथन नाम दिया। बहुत ही अच्छा सवाल है, मेवाड़ का मैराथन किसे कहते हैं? दिवेर के युद्ध को। इस समय मुगलों की तरफ से या अकबर की तरफ से आक्रमणकर्ता कौन था? सुल्तान खान। और मेवाड़ की तरफ से महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? उनके बेटे अमर सिंह सिसोदिया। वो इस युद्ध में जीत जाते हैं, इसलिए इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन नाम दिया गया। कुछ समय पश्चात जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में, जिसने हल्दीघाटी युद्ध में हरावल सेना का नेतृत्व किया था या अग्रिम सेना का नेतृत्व किया था, इस जगन्नाथ कछवाहा को अंतिम बार 1584 ईस्वी में सेना देकर भेजा भाई, और यह भी असफल रहा। यानी इस युद्ध के मैदान के अंदर ही जगन्नाथ कछवाहा मारा गया। और यहीं पर दोस्तों मेवाड़ में मांडलगढ़ स्थान पर या मांडल स्थान पर जगन्नाथ कछवाहा का स्मारक बना हुआ है, या जगन्नाथ कछवाहा की छतरी बनी हुई है। 1585 में दोस्तों अकबर का मनोबल टूट चुका था। अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से ट्रांसफर कर ली थी लाहौर। यानी अब अकबर की राजधानी क्या थी भाई? लाहौर थी। तो अकबर दोस्तों इसके बाद में मेवाड़ की तरफ देखता भी नहीं है, यानी मेवाड़ की तरफ कोई आक्रमण नहीं करता है। धीरे धीरे महाराणा प्रताप उन सभी क्षेत्रों को वापस जीतने लग जाता है जिनको अकबर ने अधिकार में ले लिया था। महाराणा प्रताप अपने जीवन काल में दो जगहों को नहीं जीत पाए भाई, एक तो चित्तौड़गढ़ के किले को और एक कुंभलगढ़ के किले को। ये महाराणा प्रताप के जीवन काल में मुगलों के पास में रहे भाई। महाराणा प्रताप ने अपनी आपातकालीन राजधानी चावंड को बनाई थी। चावंड का शासक था लूणा चावंडिया। 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को पराजित किया और चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाई। यही चावंड के अंदर महाराणा प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था, और यही चावंड से महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की चित्रकला प्रारंभ की थी भाई। इनका प्रमुख चित्रकार था नसीरुद्दीन, जिसने रागमाला चित्र बनाया था, और यह रागमाला चित्र वर्तमान समय में वडोदरा संग्रहालय जो गुजरात में स्थित है वहां सुरक्षित रखा गया है भाई। अंतिम समय में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है भाई 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड स्थान पर ही। फिर महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया जाता है बांडोली स्थान पर, जहां महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है या 8 खंभों का स्मारक बना हुआ है। इस प्रकार दोस्तों मेवाड़ के इस वीर योद्धा की जीवन लीला इस प्रकार समाप्त होती है। बड़ी ही बहादुरी पूर्वक गाथा के रूप में आज भी लोगों के द्वारा इनकी कहानियां बच्चों को सुनाई जाती है, बड़ों को सुनाई जाती है। आज भी महाराणा प्रताप और हल्दीघाटी पूरे देश में, पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद के रूप में जाने जाते हैं या राष्ट्रवाद के नायक के रूप में जाने जाते हैं। बाद में आगे चलकर दोस्तों महाराणा प्रताप का उत्तराधिकारी बनता है अमर सिंह सिसोदिया। कौन बनता है भाई? अमर सिंह सिसोदिया 1597 ईस्वी में राजा बनते हैं, जो 1620 ईस्वी तक राजा रहते हैं। 1615 ईस्वी में 5 फरवरी 1615 ईस्वी में अमर सिंह सिसोदिया अपने पुत्र करण सिंह के दबाव में आकर मुगलों के साथ संधि कर लेते हैं।
इस समय मुगल बादशाह जहांगीर रहते हैं, लेकिन मुगलों की तरफ से संधि करने वाले शासक का नाम था खुर्रम या शाहजहां। राजकुमार खुर्रम या शाहजहां ने मेवाड़ वासियों के साथ संधि कर ली थी भाई। इस समय एक अंग्रेज अधिकारी भारत में आए थे भाई। कौन आए थे? एक अंग्रेज अधिकारी भारत में आए थे, सर टॉम सरो। तो सर टॉम सरो ने कहा कि बादशाह ने मेवाड़ के महाराणा को समझौते या संधि के माध्यम से अपने अधीन किया है, ना कि ताकत से। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है कि ऐसा किसने कहा है मेवाड़ मुगल संधि के बारे में, जो 5 फरवरी 1615 ईस्वी को हुई थी, कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को संधि या समझौते के तहत अधीन किया है, न कि ताकत से अपने अधीन किया है। ऐसा कहने वाला अंग्रेज अधिकारी सर टॉम सरो था भाई। कौन था? सर टॉम सरो, जो भारत यात्रा पर आया था या मुगलों से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से व्यापार करने के लिए अनुमति लेने के लिए आया था। और इस मेवाड़ मुगल संधि के तहत मेवाड़ के महाराणाओं को चित्तौड़गढ़ दे दिया जाता है, लेकिन वो चित्तौड़गढ़ का पुनर्निर्माण नहीं करवाएंगे। और यह भी शर्त रखी गई कि मेवाड़ के महाराणाओं ने यह शर्त रखी कि मेवाड़ का कोई भी महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, लेकिन मुगलों ने कहा कि भाई आपके किसी भी राजकुमार को उपस्थित होना पड़ेगा। तो मेवाड़ के महाराणाओं ने यह बात मान ली। मेवाड़ के महाराणाओं ने एक और शर्त रखी कि मेवाड़ के शासक या मेवाड़ का राज परिवार कभी भी मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। यह बात मुगलों ने मान ली कि इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो ध्यान रखना दोस्तों, राजपूताना में मेवाड़ एक ऐसी रियासत थी जिन्होंने मुगलों के साथ कभी भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। मुगलों के साथ सबसे ज्यादा वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाली रियासतों में पहला नाम तो आता है आमेर रियासत का, और दूसरा नाम आता है मारवाड़ रियासत का। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार मैंने आज की वीडियो क्लास में आपको अकबर और मेवाड़ के सभी राजनीतिक संबंधों के बारे में जानकारी दी है, आपको परिचित करवाया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा पढ़ाई गई जानकारी आपके ठीक तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया नॉलेज आपके कहीं पर भी कंपटीशन एग्जाम में काम में आ सकता है या आपकी सफलता में निर्णायक भूमिका निभा सकता है, तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे अपने इसी YouTube चैनल पर। धन्यवाद।